नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर 2 आर्टिकल्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स के साथ, आपको पता है। मीटिंग में देखो कोई आउटकम तो निकल के आई नहीं एज सच, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिशियली कोई डिसीजन लिया गया हो कि अब पहले इलेक्शंस करवाए जाएंगे या फिर डीलिमिटेशन होगा। ऐसा कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया। अब जिन लीडर्स ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था वो बाहर आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये आवाज़ उठाई और इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अब ये सब चीज़ें ना तो इन पे क्वेश्चन बनता है और ना ही ये चीज़ें एग्ज़ाम में आंसर्स में लिखने लायक हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी जान जाती है, चाहे वो कश्मीरी युवक की हो जिसने हथियार उठाए हैं, चाहे वो जवान की हो या फिर किसी सिविलियन की हो, कोई भी जान नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा दिल्ली की दूरी जम्मू एंड कश्मीर से और दिल की दूरी दोनों दूर होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि पास्ट को भूल जाइए और आगे देखिए कि आगे हम जम्मू एंड कश्मीर में कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, कैसे जल्द से जल्द पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स ने स्टेटहुड की बात उठाई और प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर के द्वारा ये एश्योरेंस दिया गया कि सही समय पर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। तो इन पॉइंट्स पर कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है और ना ही ये पॉइंट्स आंसर्स में यूज़ होने वाले हैं। 2 इश्यूज़ वैसे आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का सुसाइड से संबंधित एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, सुसाइड से संबंधित WHO की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, डिटेल से इस इशू को डिस्कस करेंगे। एक एथिक्स का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल WHO की सुसाइड संबंधित एक रिपोर्ट से संबंधित है। आप GS पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 से इस आर्टिकल को, इस इशू को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस इशू के डिस्कशन में। सबसे पहले आप एक बात बताइए, सुसाइड का मतलब क्या है? देखो, डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर खुद की हत्या करना, ये मतलब है सुसाइड का। आमतौर पर देखो समाज में ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि सुसाइड करना गलत है, ये कायरता है और किसी भी सेंस में सुसाइड को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ऐसी अवेयरनेस फैलाना देखो सही भी है। सुसाइड के साथ समाज स्टिग्मा अटैच करता है जो कि सही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर सुसाइड को ग्लोरीफाई किया जाएगा फिर तो ज़्यादा लोग सुसाइड करेंगे ना, इंसानी जानें ज़्यादा जाएंगी, इससे तो समाज का नुकसान होगा। इसीलिए सुसाइड के साथ स्टिग्मा अटैच किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपके सामने इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर्स बैठे हैं, बीच में UPSC के चेयरमैन, आप इंटरव्यू दे रहे हो। चेयरमैन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें सुसाइड को जस्टिफाई किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स बताइए जिसके बेस पे सुसाइड को जस्टिफाई किया जा सकता हो। बताइए, अब इसका आंसर आप क्या दोगे? आप बोलोगे चेयरमैन को कि सर मुझे 1 मिनट का समय चाहिए सोचने के लिए। आप सोच लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या आंसर आप दोगे। देखो, अब एक और सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है X, वो रा का एजेंट है, इंडिया की खुफिया एजेंसी है, फॉरेन कंट्रीज़ में काम करती है RAW। अब देखो X जो है वो पाकिस्तान में है किसी मिशन में, लेकिन पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI वो X को गिरफ्तार कर लेती है। X समझ जाता है कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। X के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो अगर लीक हो गई तो देश के नेशनल इंटरेस्ट खतरे में आ जाएंगे। तो X को लगता है कि बच तो मैं अब वैसे भी नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, अत्याचार किए जाएंगे मेरे ऊपर, और टॉर्चर करके हो सकता है कि मेरे से इंफॉर्मेशन भी निकाल ली जाए जिससे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो आप बताइए, क्या आप इस सिचुएशन में X के फैसले को जस्टिफाई करोगे या फिर नहीं करोगे? बताइए। और भी सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए कोई पर्सन टर्मिनली इल है। टर्मिनल इल मतलब ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो ठीक नहीं हो सकती, आज नहीं तो कहीं कब आने वाले समय में
उसकी जान वैसे भी चली जाएगी, लेकिन अभी वो बर्डन है अपने परिवार के ऊपर। वो बिल्कुल डेली जो रूटीन के काम होते हैं वो भी नहीं कर सकता, अपने आप से पूरी तरह से फैमिली पे डिपेंडेंट है, ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो ठीक हो ही नहीं सकती, मतलब फ्यूचर बिल्कुल भी होपफुल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या सुसाइड करता है तो उसे जस्टिफाई किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोग देखो ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं मैन जो है वो एक फ्री एजेंट है, मैन की बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। तो ये जो आइडियल्स हैं समाज के कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये सब सही नहीं है। ये मैन की मर्जी है, वो जीना चाहता है या फिर नहीं जीना चाहता है, और जो भी फैसला वो मैन लेता है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसका उसकी बॉडी पर हक है। इसके बाद एक और सिचुएशन का एग्जाम्पल है। मान लीजिए किसी पर्सन एक्स को किडनैप कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, और एक्स को पता लग जाता है कि मुझे छोड़ने के लिए आतंकवादियों ने जेल से अपने साथियों को रिहा करने की बात की है, और जिनको रिहा करने की डिमांड रखी है वो आतंकवादी और भी ज़्यादा खूंखार हैं, मतलब पास्ट में उन्होंने काफ़ी सारे टेरर अटैक्स को अंजाम दिया है। अगर उनको छोड़ दिया गया तो भविष्य में वो और भी ज़्यादा टेरर अटैक्स को अंजाम देंगे और इससे बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। तो वो पर्सन एक्स जिसको किडनैप किया गया है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर सुसाइड कर लेता है कि मेरे बदले में आतंकवादियों को ना छोड़ा जाए, तो क्या इसे जस्टिफाई किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो बस इतने पॉइंट्स बहुत हैं, मतलब सुसाइड के पक्ष में ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं देने। लेकिन देखो सुसाइड्स के अगेंस्ट काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स हैं, भाई सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ये कहना देखो गलत है कि सिर्फ और सिर्फ मैन का राइट है अपनी बॉडी के ऊपर और किसी का राइट नहीं है। खास करके देखो इंडिया के संदर्भ में हम बात करें, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। हमारे देश में फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, यानी फैमिली के अंदर रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। तो देखो किसी भी पर्सन के ऊपर ना सिर्फ उसका खुद का अधिकार है, बल्कि माँ बाप, फैमिली के जो दूसरे लोग हैं उनका भी अधिकार होता है किसी पर्सन के ऊपर। तो उस पर्सन के सुसाइड करने पर माँ बाप और फैमिली के जो दूसरे लोग हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। और बहुत बार तो हम दुखद खबरें देखते हैं कि पेरेंट्स की मौत हो गई बच्चे के सुसाइड करने पर। तो इसलिए ये पहला आर्गुमेंट है जो सुसाइड के अगेंस्ट दिया जाता है कि ये कहना गलत है कि सिर्फ आपका अधिकार है आपकी बॉडी के ऊपर। दूसरा, ये अननेचुरल है, मतलब देखो किसी बीमारी की वजह से मौत होती है वो बात अलग है, वो नेचुरल है, लेकिन खुद से जानबूझ के अपने आप को मारना ये नेचर के अगेंस्ट है, ये अननेचुरल है। और ना सिर्फ कानून में बल्कि किसी भी धर्म में अननेचुरल चीज़ों को सही नहीं ठहराया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेबी के जीन्स में एडिटिंग करना, मतलब एम्ब्रोयो में जो जीन्स हैं उनको एडिट करना ताकि बच्चे का जब जन्म हो बेहतर कैपेबिलिटी का हो, ये इशू हमने डिस्कस किया था। तो ये अनएथिकल है क्योंकि ये अननेचुरल है। उसी प्रकार से सुसाइड करना भी अननेचुरल है। इसके बाद नेक्स्ट इशू, देखो अगर कोई पर्सन अपनी ऑब्स्टेकल्स की वजह से सुसाइड करता है ना, मतलब कठिनाइयों की वजह से, फॉर एग्जांपल फार्मर्स सुसाइड, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कलंक है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए कलंक है कि हम उस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सके जिसकी वजह से फार्मर ने सुसाइड किया। चलो ये तो हमने सुसाइड से संबंधित एथिकल इश्यूज जान लिए। अब आते हैं हाल ही में क्या हुआ है, मतलब WHO की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। देखो जो SDG गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको 2030 से पहले अचीव किया जाना है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट ये है, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ्स होती है ना, इनको 1/3 कम करना है 2030 से पहले। तो सुसाइड जो है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली डेथ है, इसको भी 1/3 कम करना है 2030 से आने से पहले। अब कैसे सुसाइड को कम किया जा सकता है? मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करके। ये WHO की कुछ गाइडलाइंस हैं सुसाइड्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसे ऐसे टूल्स
कम से कम करना जिनकी सहायता से सुसाइड किया जा सकता है। जैसे देखो, जहर आसानी से नहीं मिलता मार्केट में, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिनकी वजह से हमारे देश में काफ़ी डेथ्स होती हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलते। हथियार तो हमारे देश में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आम लाइसेंस बनवाना पड़ता है। और मतलब वो सारे सब्सटेंस जिनकी सहायता से सुसाइड किया जा सकता है, उनकी एक्सेस को लिमिट करना। नेक्स्ट, एजुकेटिंग द मीडिया। सुसाइड से संबंधित जो मीडिया कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, मतलब सुसाइड को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। ग्लोरीफाई किया जाएगा तो फिर तो ज़्यादा लोग सुसाइड कर लेंगे ना। मीडिया कवरेज काफ़ी सेंसिटिव होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फोस्टरिंग सोशियो इमोशनल लाइफ स्किल्स। मतलब जो किशोर अवस्था में लोग होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली स्ट्रोंग हों, ऐसी स्किल उनके अंदर पैदा की जाए। और इसके बाद सुसाइडल थॉट्स का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, उसे ढंग से मैनेज किया जाए और फॉलोअप भी हो समय समय पे। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं WHO की। बट देखो, WHO ने ये कहा बहुत कम देश इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अभी वर्ल्ड में सिर्फ 38 देश ऐसे हैं जहां पर नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। आज के समय में तो सिचुएशन खराब है कोविड-19 की वजह से, लेकिन देखो कोविड-19 से पहले भी 2019 में तो कोविड-19 की महामारी नहीं आई थी। और ये डेटा जो है WHO ने अभी रिलीज़ किया है 2019 का है। 2019 में भी सुसाइड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। 2019 में 7,03,000 लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दी। 1 in 100 मतलब 100 जो डेथ्स होती हैं उनमें से एक सुसाइड संबंधित होती हैं। ग्लोबल जो स्टैंडर्ड रेट है सुसाइड का वो है 9.0 पर 1 लाख पॉपुलेशन। और जिन लोगों ने सुसाइड किया 2019 में, उनमें से बहुत सारे लोग तो यंग थे। देखो 15 से 29 के बीच में जिन लोगों की जान जाती है उनमें से 25% लोगों की जान तो सुसाइड की वजह से जाती है। इंडिया में तो सुसाइड रेट देखो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में सुसाइड रेट हाईएस्ट है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। इंडिया वैसे साउथ एशिया में आता है, चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे साउथ एशिया आना चाहिए या फिर साउथ ईस्ट एशिया आना चाहिए। खैर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में इंडिया में सुसाइड रेट थी 9.9 जो बढ़ के 2018 में हो गई 10.2। 2018 में इंडिया में 1,34,516 सुसाइड के केस सामने आए। अगर देखो कानून की बात करें, भाई कानून में क्या प्रोविज़न है सुसाइड से संबंधित। देखो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब अगर जुडिशरी अगर फांसी की सज़ा देती है क्राइम के एवज में, वो बात अलग है, अदरवाइज किसी को भी उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई इन्वॉल्व नहीं है। राइट टू लाइफ तो इन्वॉल्व है, राइट टू डाई आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। इवन IPC यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 के तहत अगर कोई सुसाइड का प्रयास करता है तो उसे 1 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। बट इस सेक्शन पे काफ़ी सारे सवाल उठते थे कि जो पर्सन सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो तो मेंटली इल है ना, उसको सज़ा देने के बजाय उसका तो इलाज करना ज़रूरी है। तो बहुत क्वेश्चंस उठे इस सेक्शन पे। फाइनली सरकार 2017 में एक एक्ट लेके आई थी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसमें ये माना गया कि जो पर्सन सुसाइड करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है, उस पर ऊपर केस नहीं चलना चाहिए बल्कि उसका इलाज होना चाहिए, मतलब उसको मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। बट देखो अभी भी कई बार जो हम डिस्कस करते हैं लोकल लेवल पे पुलिस वालों को पता नहीं होता कि हाँ ये एक्ट आ चुका है। वो पुरानी नॉलेज के हिसाब से कई बार एक्ट कर लेते हैं कि हाँ IPC सेक्शन 309 जो है वो लग सकता है। तो सरकार को भी चाहिए कि आप प्रॉपर हटाई दो ना, या आर्टिकल जो IPC सेक्शन 309 है इसे हटा दो आप, या फिर क्लैरिफाई कर दो ताकि लोकल लेवल पे पुलिस में किसी प्रकार का कोई डाउट पैदा ही ना हो। और देखो सेक्शन 306 जो है वो अबेटमेंट टू सुसाइड से संबंधित है। मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, किसी के सुसाइड में
उसको एंकरेज करना, कंट्रीब्यूट करना, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन ने सुसाइड कर लिया हो तो उस पर इस सेक्शन के तहत केस दर्ज होगा। और अगर किसी बच्चे को एंकरेज किया जाता है या फिर उसके सुसाइड में कंट्रीब्यूट किया जाता है तो सेक्शन 305 के तहत केस दर्ज होगा। सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं सुसाइड्स को रोकने के लिए? ये कुछ एक्ट्स के नाम आप बता सकते हो। मनोदर्पण इनिशिएटिव, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2017, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982। तो ये सब इनिशिएटिव्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं, इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है, सुसाइड करना तो गलत है, सरकार को आवश्यक स्टेप्स और भी ज़्यादा उठाने चाहिए सुसाइड रेट को कम करने के लिए, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और इसके लिए आईपीसी सेक्शन 309 को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गुड गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। गुड गवर्नेंस वर्ड तो देखो काफ़ी बार आपने सुना होगा, और एथिक्स अगर आपने पढ़ा है तो गुड गवर्नेंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन अभी के अभी आप डेफिनेशन बताइए, गवर्नेंस के बारे में आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, और गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन अगर यूपीएससी पूछ ले तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? डेफिनेशंस देखो याद होनी चाहिए, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता। डेफिनेशन बना तो आप दोगे, कंसेप्ट आपको क्लियर है तो डेफिनेशन आप लिख दोगे, इसमें तो डाउट नहीं है। लेकिन एग्जाम में इतना स्ट्रेस होता है, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, सोचने का टाइम नहीं होता, इसलिए डेफिनेशंस अच्छी अच्छी आपको याद हों तो सही है। वहाँ पे अगर डेफिनेशन आप बनाने बैठोगे तो हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी डेफिनेशन बने भी ना। तो गवर्नेंस की डेफिनेशन देखो ये है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस और वो प्रोसेस जिसके तहत डिसीजंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ये गवर्नेंस है। इसके अलावा 1993 में वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस को डिफाइन किया था, एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है। पावर किस लिए एक्सरसाइज की जाती है? कंट्री के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सोशल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। समझ गए ना? मतलब देश के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, और उस मैनेजमेंट में जो पावर इस्तेमाल की जाती है वो है गवर्नेंस। जैसे देखो हमारे देश में कोल रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए देश की डेवलपमेंट के लिए, सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। तो ये क्या है? ये गवर्नेंस ही तो है। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए, ये भी तो देश के रिसोर्सेज हैं। इसके लिए प्रॉपर टेस्ट होता है, सिलेबस डिफाइंड है, यूपीएससी ने काफ़ी सारे पैरामीटर्स तय किए हैं, प्रॉपर कैलेंडर रिलीज होता है। तो ये सब क्या है? ये गवर्नेंस ही तो है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ये आता है कि चलो गवर्नेंस तो हमने समझ लिया, फिर गुड गवर्नेंस क्या है? ये देखो सिंपल है। देखो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें कमियां हो सकती हैं। हो सकता है यूपीएससी ने गलत ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया, फेयर मैनर में यूपीएससी ने एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया, लेकिन गवर्नेंस तो वो भी है ना, वो बैड गवर्नेंस हो गई। लेकिन अगर यूपीएससी इस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है बिल्कुल जस्ट, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो वो होगी गुड गवर्नेंस। समझ गए ना? मतलब गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस के बीच, गवर्नेंस तो सिंपली जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, जिससे सोसाइटी के पर्पस ना सर्व हो, सोसाइटी का भला ना हो, लेकिन गवर्नेंस तो वो भी होगी ना। गवर्नेंस एक न्यूट्रल टर्म है। गवर्नेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। गवर्नेंस अपने आप में वैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल वर्ड है। तो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स की जो मैनेजमेंट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल मैनर में होती है, तो ये गुड गवर्नेंस है। मतलब अगर देखो सरकार के डिसीजंस, इंस्टीट्यूशंस ये इस प्रकार से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जिससे सोसाइटी की आवश्यकताएं पूरी हों, और सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो, तो वो गुड गवर्नेंस है। मेनली देखो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस के, ये सारे देखिए। रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर, लॉ का पालन होना चाहिए, जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस का, कंसेंसस ओरिएंटेड
कंसेंसस बनाना जरूरी है गवर्नेंस में। देखो, अब पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, हर एक पर्सन की तो सहमति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, आपको भी पता है। लेकिन जैसे सरकार कोई फैसला लेती है उसमें अपोजिशन की सहमति होनी चाहिए, लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे कोई फैसला लिया जाता है तब भी विरोधी धड़ों की सहमति होनी चाहिए। तो कंसेंसस ओरिएंटेड गवर्नेंस होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, आपने देखो यूपीएससी से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है और यूपीएससी ने उस क्वेश्चन का आंसर कहीं भी नहीं दिया वेबसाइट पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो यूपीएससी से कि उस क्वेश्चन अगर आप मेल भेजते हो तो यूपीएससी कम से कम उसका जवाब दे। अगर यूपीएससी जवाब देती है तो मतलब सरकार रिस्पॉन्सिव है, नहीं देती है तो मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना जरूरी है रिसोर्सेज के इस्तेमाल में। ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। आरटीआई आया है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, मतलब जनता को पता होना चाहिए कि कौन से पैसे कितने कब खर्च किए गए, कौन सी प्रोसेस में सरकार ने ये फैसला क्यों किया, सब मामलों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट्स ने ये फैसला क्यों किया, ये फैसला उन्होंने किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, सरकार यानी गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो सबको साथ लेके चले। लाइन में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है ना, उस तक गवर्नेंस का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस के यूएन के अनुसार, इनको आप याद कर लीजिए। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे देश में लिए गए हैं गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, लीगल रिफॉर्म्स, जैसे बहुत सारे कॉलोनियल ईरा के जो कानून हैं वो एनडीए गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए थे अपने पहले कार्यकाल के दौरान। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का स्थान काफ़ी इंप्रूव हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी हुआ है। जैसे 14 फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 42% जो रेवेन्यू है सेंटर स्टेट के साथ शेयर करेगा, 58% अपने पास रखेगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसे घटा के 41% कर दिया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। हेल्दी कंपटीशन नर्चर करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीच में 25 दिसंबर का जो दिन है वो गुड गवर्नेंस के डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया है। पिछड़े राज्यों को अपलिफ्ट करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे अब एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है माइनर क्राइम्स के लिए। ई गवर्नेंस सरकार ने काफ़ी प्रमोट किया है, ज़्यादा ही कर दिया है। हम बार बार डिस्कस भी करते हैं कि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। कोविड-19 के बाद तो देखो पढ़ाई भी अब ऑनलाइन ही होने लगी है जब तक कि सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो जाती। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। इनसे करप्शन काफ़ी कम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, जवाबदेही भी तय हुई है। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। आज भी हमारे देश में जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। कल परसों भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जो टेक्नोलॉजी में जेंडर गैप है। देखो, एक पंख पर पंछी नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार से समाज का भला नहीं हो सकता अगर 50% जनता को तो इग्नोर कर दिया जाता है। ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम बढ़ रहा है। पोलराइजेशन हमारे देश में बढ़ रहा है, विभिन्न जाति के लोगों के बीच, धर्म के लोगों के बीच, दूसरी आइडेंटिटी के लोगों बीच। करप्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ा है। हमने फेडरलिज्म के 2-3 आर्टिकल पिछले एक हफ्ते में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, जो कैंडिडेट्स जीत के आए उसमें देखो 43% मेंबर्स ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं, जबकि 2014 में ये आंकड़ा सिर्फ 26% था। और उसके बाद मार्जिनलाइजेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। देखो, हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं समाज के सभी वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए, और उसका एक एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। लेकिन वही बात, रिजर्वेशन का लाभ सभी वल्नरेबल सेक्शंस को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद से ही पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं, उन तक सरकार की अच्छी पॉलिसीज़ का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अंत में कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, अगर जो हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए इनको अपनाया जाता है तो महात्मा गांधी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी वही गांधी जी का स्वराज का मॉडल हम हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा सा एक कंक्लूजन आप दे सकते हो गांधी जी के विजन से लिंक करके।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।